सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आज की इस क्लास में। और जो हमारी पिछली क्लास है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उपभोग की औसत प्रवृत्ति के बारे में और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के बारे में। और आज की ये जो क्लास है, आज की क्लास में हम बात करेंगे बचत फलन के बारे में और बचत की जो औसत प्रवृत्ति है और बचत की जो सीमांत प्रवृत्ति है उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहाँ से कोई दिक्कत आती है तो आप अपने चैनल पर जाकर सर अनिल, ठीक है, ये सर्च कीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बचत फलन, छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ पर बचत फलन, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि बचत यानी कि सेविंग, जो आम भाषा में हम कह सकते हैं कि जो रुपए अपने बचाते हैं। देखिए बचत को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, कुल आय में से उपभोग व्यय को घटा दिया जाता है। यानी कि जो खर्च होता है उसे क्या कर दिया जाता है, कुल आय में से घटाएंगे तो हमारी बचत आ जाएगी। नॉर्मल भाषा में अगर देखें, हमारे पास अगर 100 रुपये है, 100 रुपये में से 80 रुपये खर्च हो गए तो पीछे बचे 20 रुपये, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। अब देखिए अगर समीकरण रूप में देखें तो y बराबर c प्लस एस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें बचत को ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, कुल आय में से ये उपभोग को घटा देंगे। यहाँ पर c किसके बराबर में है, तो c बराबर है c बराबर a प्लस बी वाई। तो ये तो बात कर ली हमने बचत की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बचत फलन की, बात करते हैं अब बचत फलन। देखिए ये सिर्फ मैंने इसका एक गणितीय रूप ही लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूरा विस्तार से नहीं लिखा। देखिए बचत फलन को क्या किया जाता है, बचत फलन को ज्ञात करने के लिए 45 डिग्री की समता रेखा में से आय के विभिन्न स्तर पर उपभोग को घटा दिया जाता है तो हमें बचत फलन ज्ञात होता है, ठीक है। और ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। तो बचत फलन को ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, 45 डिग्री समता रेखा में से उपभोग को घटा दिया जाता है, ठीक है। अगर इसे गणितीय रूप में देखें तो s बराबर -a प्लस 1 माइनस बी वाई, ठीक है। तो ये इसका गणितीय रूप है, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो बात होगी बचत फलन की। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे बचत की औसत प्रवृत्ति की। बचत की औसत प्रवृत्ति, देखिए जो बचत की औसत प्रवृत्ति है वो कुल आय और कुल बचत के बीच अनुपातिक संबंध को बताती है। किसके बीच, कुल आय, ठीक है, कुल आय और कुल बचत के बीच अनुपातिक संबंध को बताती है। इसी को ही क्या कहा जाता है, बचत की औसत प्रवृत्ति कहा जाता है। अगर यहाँ पर हम सूत्र रूप में देखें तो एपीएस बराबर एस बटे वाई, ठीक है, यानी कि कुल बचत बटे कुल आय, यानी कि कुल बचत में कुल आय का भाग देने पर हमें बचत की औसत प्रवृत्ति प्राप्त होती है, ठीक है। अब एक हम सारणी के माध्यम से इसका जो है एपीएस का मान ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए ये एक एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पर आय दी गई है, उपभोग दिया गया है, बचत दिया गया है और हमें ज्ञात करनी है एपीएस यानी कि बचत औसत बचत प्रवृत्ति, ये ज्ञात करनी है, ठीक है, बचत की औसत प्रवृत्ति। देखिए आय जब 0 होती है तो उपभोग कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। आय 0 होने पर अपना, देखिए अगर हमारी इनकम नहीं है लेकिन हमारा कोई ना कोई खर्च तो है हमारा, ठीक है। तो आय हमारी 0 होने पर बचत भी क्या होगी, 0 होगी, बचत भी क्या होगी, 0 होगी, लेकिन उपभोग कुछ ना कुछ जरूर होगा। ऐसे में जो एपीएस का मान जो है वो कुछ नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर आय 100 रुपये हो, आय 100 रुपये होने पर उपभोग मान लीजिए 150 रुपये है। भी आय तो उसकी कुछ ना कुछ है लेकिन आय से ज़्यादा उसका खर्च है, आय से ज़्यादा उसका खर्च है। तो ऐसे में उसकी बचत क्या होगी, बचत उसकी माइनस में होगी, ठीक है, बचत क्या उसकी माइनस में होगी। यानी कि यहाँ पर उसकी आय 50 रुपये है
और खर्च उसका 150 हो रहा है, यानी कि वो 50 रुपये बचा सकता था, लेकिन यहाँ पे जो बचत है वो माइनस में है। तो ऐसे में अगर हम APS फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे, तो देखिए तो S/Y S, यानी कि ये कितनी है माइनस का 50, और आय कितनी है, आय कितनी है, आय है 100। तो -100 पर -50 पर इस 100 पे अपने भाग लगाएंगे तो ये आएगा -0.5 आएगा। इसके बाद में देखिए जब आय 200 रुपये है, आय 200 रुपये है और उपभोग भी 200 रुपये है, तो बचत क्या होगी, शून्य होगी। जब बचत शून्य होगी, जीरो होगी, तो हम इस फॉर्मूला का फिर प्रयोग करें S/Y। तो ये बचत जो है, बचत कितनी होगी, S सेविंग 0, और जो इनकम है वो कितनी होगी 200। देखिए जब जीरो ऊपर हो और नीचे कोई संख्या हो तो उसका वैल्यू जो है हमेशा जीरो आती है, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी संख्या का जीरो पे डिवाइड लगाते हैं तो जो है आंसर जीरो आता है। अगर इसका उल्टा होता, अगर जीरो का किसी भी नंबर पे अपने डिवाइड करते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, उसका आंसर नहीं होता है, अनंत बोल लेंगे इसको, ठीक है। अनंत अपरिभाषित, कई नामों से इसको बोल देते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, जब आय 300 रुपये है, आय 300 रुपये है तो उपभोग कितना है 250 रुपये है। तो यहाँ पर वो बचत कर रहा है, कुछ ना कुछ बचत कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी बचत कहाँ चली गई, धनात्मक में चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसकी बचत कितनी है 50 रुपये, ठीक है, और उसकी आय कितनी है 300 रुपये, तो उसकी जो APS है, औसत बचत की औसत प्रवृत्ति है, वो आएगी 0.17। तो ये था EPS फाइंड करना। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए APC व APS में संबंध, देखिए बचत की उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, सॉरी ये उपभोग की औसत प्रवृत्ति और बचत की औसत प्रवृत्ति में संबंध, उपभोग की औसत प्रवृत्ति और उपभोग इसमें बचत की औसत प्रवृत्ति में संबंध क्या है। देखिए इनका जो मान होता है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होती है, ये आपने ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अगर हमें APS निकालना होगा, APS निकालना होगा, बचत की औसत प्रवृत्ति निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे, एक में से इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वैसे आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, तो इस एक फॉर्मूले से आप ये तीनों ही फाइंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए अगर हमें APC की ज़रूरत है, APC की ज़रूरत है, तो ये प्लस का है, इसे इधर ले आएंगे APS, ठीक है। अगर हमें APC की ज़रूरत है तो हम जो APS को इधर ले आएंगे, तो APS फाइंड करना तो 1 माइनस APC, अगर APC निकालना हो तो 1 माइनस APS। तो ये इन दोनों में संबंध है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसे। इसके बाद में बात करते हैं आगे, बचत की सीमांत प्रवृत्ति MPS, बचत की सीमांत प्रवृत्ति MPS। देखिए जब बचत की वृद्धि में आय की वृद्धि का भाग दिया जाता है, बचत की वृद्धि का आय की वृद्धि में भाग दिया जाता है, तो हमें बचत की सीमांत प्रवृत्ति प्राप्त होती है, ठीक है। यानी कि आय में परिवर्तन, बचत में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन। तो ये सूत्र रूप में हो गया इसका डेल्टा S बटे डेल्टा वाई, ठीक है, डेल्टा S बटे डेल्टा वाई। इसे हम कैसे कह सकते हैं कि बचत में परिवर्तन का आय में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहा जाता है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति कहा जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए MPS और MPC में संबंध क्या है, यानी कि बचत की सीमांत प्रवृत्ति और उपभोग की जो सीमांत प्रवृत्ति है उनमें संबंध। तो देखिए इनका भी मान जो है वो 1 के बराबर होता है, 1 बराबर MPC प्लस MPS। अगर हमें MPS की वैल्यू निकालनी है तो हम 1 में से इसकी वैल्यू घटा देंगे। अगर हमें MPC की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1 में से MPS की वैल्यू घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, हमें दे दिया उसने कि MPS का मूल्य दे दिया 0.5, MPS बराबर 0.5, और हमें बोल दिया कि MPC फाइंड करो, MPC फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, इस 1 में से MPC की जो वैल्यू है इसे माइनस कर देंगे, 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.5 ही आ जाएगा। इस प्रकार जो है हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो ऊपर मैंने APC
और एपीएस में संबंध बताया था, ठीक है, उसे भी हम इसी प्रकार फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, एक सारणी के द्वारा देखते हैं इसका अपने कैसी वैल्यू और निकाल सकते हैं। देखिए ये एक सारणी के द्वारा देख रहे हैं, ऊपर आय, उपभोग, बचत और एनपीएस दिया गया है। देखिए जब आय 0 होती है तो उपभोग कुछ ना कुछ होता है, तो यहाँ पर बचत क्या होगी, 0 होगी, तो एनपीएस भी क्या होगा, 0 होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आय 100 रुपये होती है तो उपभोग कितना होता है 150, तो यहाँ पर बचत कितनी है, बचत माइनस 50 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि इसका फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला था हमारा कि डेल्टा एस बटा में डेल्टा वाई, ठीक है। तो यहाँ पर बचत में परिवर्तन कितने का हो रहा है, तो बचत में परिवर्तन 50 का हो रहा है, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। और आय में परिवर्तन कितने का हो रहा है, देखिए पहले 0 थी, अब कितनी होगी, 100 होगी, तो आय में परिवर्तन कितने का है, 100 का। तो -50, जब इस पे 100 पे अपने 100 का इस पर भाग लगाएंगे तो आएगा 0.5। नेक्स्ट देखें, जब आय 200 रुपये हो जाती है, जब आय 200 रुपये होती है तो उपभोग भी कितना होता है, 200, यानी कि जितनी आय थी सारे के सारे खर्च कर दिए, तो बचत कितनी हुई, 0। अब यहाँ पर देखिए आय में परिवर्तन कितना है, आय में परिवर्तन तो 50 ही है, आय में परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, 50 रुपये था, कोई भी माइनस, तो इसका ये आ जाएगा। इसके बाद में जब आय 300 रुपये होती है तो उपभोग कितना है, 250, और यहाँ पर अब देखिए अब आय में परिवर्तन कितना है, आय में परिवर्तन 100 का है, आय में परिवर्तन कितने का है, 100 का है, और बचत में 50 का है, तो 50 बटा में 100 वापस है वही आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम इन्हें आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास जो अच्छे से समझ में आई होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।